इसके बाद मराठों का उत्कर्ष। ठीक, तो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था? शिवाजी। शिवाजी थे संस्थापक। और इनके जो जन्म था 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ठीक, तो इनके पिता कौन थे? शाहजी भोसले। माता थी जीजाबाई। ये जीजाबाई जो थी ये देवगिरी के राजवंश से संबंधित थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? गुरु कोणदेव। ठीक, इनके गुरु का नाम था कोणदेव। ठीक है। इनके आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। किसमें? आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का प्रभाव था। गुरु रामदास, इनका गुरु रामदास का प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईं बाई निम्बालकर से हुआ था। निम्बालकर विवाह किससे हुआ था? साईं बाई निम्बालकर से हुआ था। साईं बाई निम्बालकर से कब हुआ था? 1640 में। 1640 ईस्वी में हुआ था शिवाजी का विवाह। 1640 ईस्वी में साईं बाई निम्बालकर से हुआ था। शाहजी ने जो शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान करके स्वयं बीजापुर की रियासत में नौकरी करने चले गए थे। दरअसल हुआ क्या कि इनके पिताजी जागीरदार थे। कहाँ के? पूना की। तो ये पूना की जागीर की जिम्मेदारी इनको दे करके स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी करने चले गए थे। किसकी जागीरदारी देके? पूना की जागीर प्रदान कर। ठीक है। इनके पिता जो थे पूना की जागीर किसको प्रदान की? शिवाजी को। और स्वयं कहां चले गए? बीजापुर रियासत की नौकरी करने। स्वयं चले गए बीजापुर रियासत की नौकरी करने के लिए। अब ये यहां पर शिवाजी ये जागीर देख रहे थे। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत शिवाजी ने 1644 में सर्वप्रथम क्या किया था? बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था। 1644 में बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर सर्वप्रथम अधिकार किया था। किसने? इसी ने, हाँ, शिवाजी ने किया था। ठीक, अपने सैन्य जीवन की शुरुआत में शिवाजी ने इसी तोरण नामक पहाड़ी पर अधिकार किया था। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। कब? 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी बनाया शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। कब बनाया? 1656 में। ठीक, शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। ठीक है, औरंगजेब। फिर बीजापुर के सुल्तान का जो सेनापति था अफजल खां,
इससे एक बार अफजल खान धोखे से मारना चाहता था शिवाजी को, लेकिन शिवाजी चूंकि कूटनीति में भी आगे थे, इनको पता था कि ये धोखे से मारेगा, इसलिए पहले ही तैयारी में थे। ठीक है, यही इनके अंदर कूटनीति बहुत अच्छी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति, किसके? अफजल खां। अफजल खां ये कौन था? बीजापुर सुल्तान का सेनापति, सुल्तान का सेनापति। ठीक है, ये सोचा ये था कि गले मिलेंगे और शिवाजी को और उनकी हत्या कर देंगे। ठीक, तो अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। अफजल खां को किसने? बीजापुर के सुल्तान ने, बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को शिवाजी को पराजित करने के लिए, इसको शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। अफजल खां को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा, क्योंकि वो बहुत योग्य था। अफजल खां उनका योग्य सेनापति था। तो सितंबर 1659 में भेजा। कब भेजा? सितंबर 1659 में। कहां भेजा? शिवाजी को पराजित करने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को भेजा। ठीक है, शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। कब? 10 नवंबर। 10 नवंबर कब हत्या करी? 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। किसने कर दी? शिवाजी ने हत्या कर दी, क्योंकि धोखे से मारना चाहता था, इनको पता था और इन्होंने पहले ही हत्या कर दी उसकी। ठीक है, शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में लूटा। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, जिसको प्रथम लूट और दूसरी लूट कहा जाता है। तो शिवाजी ने कब लूटा सूरत को? 1664 एवं 1670। सूरत को लूटा 1664 में लूटा और 1670 में लूटा। किसने लूटा? शिवाजी ने। शिवाजी ने सूरत को 1664 और 1670 में लूटा। पुरंदर की संधि, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण संधि है। पुरंदर की संधि, हाँ, पुरंदर की संधि कब हुई थी? हाँ, 22 जून 1665 ईस्वी, है ना? 22 जून 1665 ईस्वी। ये 1665 महत्वपूर्ण है। 22 जून 1665 ईस्वी। इसमें जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। जयसिंह कौन था? हाँ, औरंगजेब का ये सेनापति प्रतिनिधि था। तो जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई ये कौन सी संधि थी? पुरंदर की संधि। जयसिंह और शिवाजी के मध्य ये संधि हुई थी। और उस समय मनोची भी वहां उपस्थित था। कौन उपस्थित था? मनोची, ये यात्री था। ठीक है, मनोची भी उस समय वहां उपस्थित था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया। धोखे से कैद किया था शिवाजी को औरंगजेब ने। कब? औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में कैद कर लिया। वास्तव में संधि के बाद बुलाया था उनको कि आपको महत्वपूर्ण पदवी दी जाएगी, तो उनको एक मनसबदारों की लाइन में खड़ा कर दिया और ये नाराज हो गए, तो उसी समय इनको कैद कर लिया गया था। ठीक,
1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 में भाग निकले थे। कब भाग निकले थे? 16 अगस्त 1666 में भाग निकले थे। ठीक, ये भी अपने धोखे से निकल लिए थे, धोखे का जवाब धोखे से देते हुए। ठीक, तो यहां से ये भाग निकले थे 16 अगस्त 1666 में जयपुर भवन से। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया था। कब? 1672 ईस्वी में शिवाजी ने किसको? पन्हाला दुर्ग को किससे छीन लिया था? बीजापुर से। बीजापुर से छीन लिया पन्हाला दुर्ग को। किसने छीना? शिवाजी ने। और 1672 ईस्वी में इसने छीना था। ठीक, 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया था। कब? 5 जून 1674 को। कब करवाया था? 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया था। राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, राज्याभिषेक करवाया। और कैसे करवाया? काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा। ये शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था, काशी के विद्वान थे, काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा। ठीक है, गंगा भट्ट के द्वारा इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे जो लंबे समय से काशी में रह रहे थे। ठीक, गंगा भट्ट कहाँ के थे? गंगा भट्ट वास्तव में महाराष्ट्र के ही थे, लेकिन वाराणसी में रह रहे थे। गंगा भट्ट ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे, लेकिन काफी समय से वाराणसी में रह रहे थे। वाराणसी, ठीक है, रह रहे थे। तो इन्हीं को बुला करके किसने? शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था 5 जून 1674 को। ठीक, तो इसी समय इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था। इन्होंने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। ठीक, तो कर्नाटक अभियान 1676 और 78, ये कर्नाटक अभियान जो था, कर्नाटक अभियान ये कब का था? 1676 से 78। ठीक, ये शिवाजी का अंतिम अभियान था। क्या था? शिवाजी का अंतिम अभियान था। ठीक है, ये शिवाजी का अंतिम अभियान था। ठीक, इन्होंने 1678 में जिंजी का किला विजित किया था। कब? 1678 में जिंजी का किला विजित किया था। जिंजी का किला विजित किया था। कब किया था? 1678 में। ठीक, और ये इन्हीं की अंतिम विजय थी इनकी। ठीक, फिर इसके बाद 53 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ? देहांत हो गया था। 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680, 3 अप्रैल, ठीक है, 53 वर्ष की अवस्था में, आयु में
3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहांत हो गया था। ठीक है, शिवाजी का देहांत। और इनकी एक और पत्नी थी शिवाजी के, और उनका नाम था सोयराबाई, दूसरी पत्नी। ठीक, तो उन्हीं के पुत्र थे राजा राम। ठीक, तो इनका जो अंतिम संस्कार था राजा राम ने ही संपन्न किया था। ठीक है, अंतिम संस्कार राजा राम ने संपन्न किया था। राजा राम, शिवाजी का अंतिम संस्कार राजा राम ने ही संपन्न किया था। इनकी मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। कौन थे? संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। पन्हाला के किले में कैद थे। ठीक है, शिवाजी ने के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक, तो मंत्रिमंडल क्या कहा जाता था? मंत्रिमंडल। ये आज के मंत्रिमंडल से आप तुलना नहीं कर सकते, हालांकि काम लगभग वही था लेकिन अधिकारों में थोड़ा सा अंतर था। मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कृष्णदेवराय का अष्टदिग्गज था ना, वो एक प्रकार से विद्वान हुआ करते थे। अष्टदिग्गज क्या थे? विद्वान। 8 तेलुगु कवि थे। ठीक, तेलुगु विद्वान थे। और ये अष्टप्रधान, इनको हम कह सकते हैं 8 मंत्री। 8 मंत्री जो कि हर क्षेत्र के अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते थे। ठीक है, तो वो मंत्रिमंडल ही उनका अष्टप्रधान था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इसी अष्टप्रधान में एक पद होता था पेशवा। ये क्या था? ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। आगे देखेंगे कालांतर में यही पेशवा जो है वंशानुगत हो जाता है, और ये मराठा साम्राज्य में ये पेशवा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और यही प्रशासन चलाता है। ठीक, उत्तरोत्तर इनका महत्व, पेशवा का महत्व बढ़ता गया। ठीक, शिवाजी के दरबार में मराठी भाषा को, दरबार में क्या था? मराठी भाषा प्रयोग किया जाता था। दरबार में मराठी भाषा प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मराठी भाषा प्रयोग किया जाता था इनके दरबार में। मराठी भाषी दरबार था, मतलब आप कह सकते हो कि राजभाषा थी। ठीक है, शिवाजी के सेना में 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त था। पागा सेना किसमें थी विभक्त? हाँ, उसको पागा सेना कहा जाता था। पागा सेना पहला विभाग था, पागा सेना। दूसरा था, ये नियमित घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे। दूसरा क्या था? सिलहदार क्या थे? पागा सेना के बाद सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे। अस्थायी घुड़सवार। ठीक, अस्थायी घुड़सवार थे ये सिलहदार जो थे। पागा सेना क्या थी? ये नियमित घुड़सवार थे। ठीक, क्या थे ये? नियमित घुड़सवार। और सिलहदार अस्थायी घुड़सवार थे। ठीक, और इसके बाद पैदल सेना हुआ करती थी। कौन सी? पैदल सेना। ठीक, ये पैदल सेना इसके बाद हुआ करती थी। शिवाजी को तोपे अंग्रेजों ने प्रदान किया था। अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपे भी प्रदान किया था।
शिवाजी को तोपे किसने प्रदान किया था? अंग्रेजों ने। ठीक है, शिवाजी को तोपे अंग्रेजों ने प्रदान किया था। मराठा राज्य के अंतर्गत दो प्रकार के क्षेत्र थे। एक थे क्या क्षेत्र? क्या थे? क्षेत्र। मराठा राज्य के अंतर्गत नंबर एक क्षेत्र क्या था? पहले क्षेत्र को क्या कहते थे? स्वराज। स्वराज। और दूसरे को क्या कहते थे? मुगतई। मुगतई। ठीक। स्वराज क्या होता था? जो क्षेत्र प्रत्यक्ष मराठों के नियंत्रण में था। मतलब ये क्षेत्र क्या था? प्रत्यक्ष मराठों के नियंत्रण में। दूसरा क्या था? मुगतई, मुल्क ए कदीम। ठीक, मुल्क ए कदीम, इसको क्या बोलते थे? मुगतई। ठीक है। वह क्षेत्र जिसमें वह चौथवा सरदेशमुखी वसूल करते थे। यहां से क्या करते थे? चौथवा सरदेशमुखी वसूल करते थे। ये मुगतई क्या था? चौथवा सरदेशमुखी। इन क्षेत्रों से लोग मराठा राज्य में वसूला जाता था। ठीक है। और ये चौथवा सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे। ये चौथ और सरदेशमुखी, ये जो स्वराज वाला क्षेत्र था, स्वराज से नहीं लिए जाते थे। ठीक है, नहीं लिए जाते थे। ऐसा क्यों? वास्तव में आपको इसको समझने के लिए सरदेशमुखी क्या है और चौथ क्या है इसको समझना होगा। ठीक है। चौथ ये भू राजस्व का 1/4 भाग था। ठीक, जो मराठों से उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए लिया जाता था। चौथ पहले क्या था? 1/4 भाग। क्या था? 1/4 भाग, जो मराठों से उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए वसूला जाता था। मराठों से, देखिए इसको शब्दावली समझिएगा, मराठों से उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए वसूला जाता था। ठीक, हम आपको एक शब्दावली याद करने की दृष्टि से, ऐसे शब्द बुरा है लेकिन याद करने की दृष्टि से मैं बता दे रहा हूं, आप उसको दिमाग में रखिएगा तो ये बात याद रहेगी। क्या कहते हैं? गुंडा टैक्स। ठीक, गुंडा टैक्स। जैसे गुंडा टैक्स कैसे लिया जाता है? हमें देते रहो इतना पैसा, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, दूसरे को भी परेशान नहीं करने देंगे। ठीक, हम तो करेंगे ही नहीं, दूसरे को भी नहीं परेशान करने देंगे। वही बात यहाँ थी कि चौथ देते रहो, मैं तो आक्रमण नहीं करूंगा, दूसरा भी आपको आक्रमण नहीं करेगा। तो एक प्रकार से ये चौथ इसलिए था कि हम उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये मराठों का वचन होता था चौथ के लिए। ठीक, सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। सरदेशमुखी ये क्या था? 10% अतिरिक्त अधिभार था। 10% अतिरिक्त अधिभार मतलब हम अधिभार वसूलेंगे, भले ही आप मुगलों को दे रहे हो लेकिन 10% हमें भी दो। ठीक है, ये अतिरिक्त अधिभार था। ठीक, उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था। ये था तो मुगलों के अधीन, लेकिन मराठों का कहना था कि मेरा है, मराठों का दावा था। ठीक, ये क्या होता था? हाँ, मेरा है, इसी को सरदेशमुखी कहते थे।
ठीक है, तो अंतर समझ में आ गया ना, चौथ और सरदेश मुखी में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा शिवाजी की कर व्यवस्था के बारे में जान लेते थे। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। किसकी? मलिक अंबर। शिवाजी की कर व्यवस्था, कर व्यवस्था, ठीक, शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। किसकी व्यवस्था पर? मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी, आधारित थी। किसकी? शिवाजी की कर व्यवस्था, शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग आरंभ किया। रस्सी द्वारा जो माप होती थी जमीन की, उसके लिए काठी एवं मानक छड़ी होती थी, उसी से नाप तौल नहीं, माप की शुरुआत हुई, माप की शुरुआत हुई। ये किसके समय में? शिवाजी के समय में। किससे? काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग होने लगा। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण कराया था। कब कराया था? 1679 में। 1679 में व्यापक भूमि सर्वेक्षण, ठीक है, व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था। किससे करवाया था? व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था अन्नाजी दत्तो द्वारा। ये भूमि सर्वेक्षण किसने किया था? अन्नाजी दत्तो। इन्होंने व्यापक भूमि सर्वेक्षण किया था। ठीक, शिवाजी ने इन्हीं के द्वारा ही भूमि सर्वेक्षण करवाया था। अब इसके बाद ये टैक्स जो कर होता था वो कितना प्रतिशत होता था? भारतीय शास्त्रों के अनुसार तर्कसंगत टैक्सेशन यानी कर व्यवस्था कितना भाग है? 1/6। ठीक, ये शास्त्रों के अनुसार है, 1/6 न्यायसंगत है। शिवाजी के समय में कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था। कितना? शिवाजी के समय में कितना राजस्व वसूला जाता था? 33%, मतलब 1/3। ठीक, 1/3 राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो आगे बढ़कर 40% कर दिया गया। आगे बढ़कर ये 40% हो गया। ठीक है, 33% से बढ़कर के 40% हो गया। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा था। सूरत को क्यों लूटा करते थे शिवाजी? सूरत को, ये मुगल व्यापारिक केंद्र था, मुगल व्यापारिक केंद्र था, तो इन्होंने सूरत को 2 बार लूटा। चैलेंज देने के लिए भी 2 बार लूटा कि आओ मैं लूट रहा हूं। पहली लूट कब की थी? 1664 में, दूसरी 1670 में। 1664 में पहली लूट, फिर 1670 में दूसरी लूट की थी। ये यहां पर इन्होंने पहली लूट की थी। ठीक, 1670 एवं 1664 में। ठीक है, आज हम इतिहास सामान्य ज्ञान के तहत मराठों का अध्ययन करेंगे, मराठा साम्राज्य, जिसके अंतर्गत सबसे पहले अष्टप्रधान। ठीक, पार्ट 2 के अंतर्गत, मराठा पार्ट 2 के अंतर्गत शिवाजी का अष्टप्रधान। ठीक है, तो ये अष्टप्रधान क्या था? ये अष्टप्रधान ये अष्टदिग्गज की तरह नहीं था। कृष्णदेव राय का अष्टदिग्गज, वो 8 तेलुगु कवि थे,
ठीक, ये अष्टप्रधान क्या थे? नवरत्न भी नहीं थे। ठीक है, नवरत्न जैसे कार्य भी इनका नहीं था। ये अष्टप्रधान की तुलना आधुनिक मंत्रियों से कर सकते हो, लेकिन पूर्णता नहीं, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का जैसा सिद्धांत इस अष्टप्रधान में नहीं था। ये अष्टप्रधान क्या करते थे? इनको कुछ जिम्मेदारियां दी जाती थी कि इस क्षेत्र को में आप जो है आप सलाह दोगे, ठीक, आप उचित रास्ता सुझाओगे। तो उसी ढंग से ये इनके कार्य बांटे गए थे। तो इस अष्टप्रधान में सबसे पहले पेशवा, पेशवा सबसे महत्वपूर्ण पद था। कालांतर में ये पेशवा ही वहां का वास्तविक प्रशासक बना शिवाजी के बाद, शिवाजी के उत्तराधिकारियों के समय में। सबसे पहले यहाँ हम जानते हैं, अध्ययन करते हैं कि ये पेशवा की क्या प्रधानमंत्री से आधुनिक प्रधानमंत्री से तुलना कर सकते हैं? तो ऐसा पूर्णतः तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है इन लोगों ने नहीं था। हालांकि उस समय पेशवा एक बहुत ही शक्तिशाली पद था और आगे चल करके और भी शक्तिशाली हो गया। उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। इनकी जिम्मेदारी थी राज्य के प्रशासन का संदर्भ में और अर्थव्यवस्था की देखरेख के संदर्भ में। इसलिए अष्ट दिग्गज में ये अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद क्या था? पेशवा। ठीक, पेशवा के बाद नाम आता है सर ए नौबत। सर ए नौबत से मतलब ये सेनापति से, सेनापति कह सकते हो। ये सैन्य विभाग, सैन्य का प्रधान होता था। ठीक है, इसके बाद अमात्य। अमात्य मतलब ये राजस्व मंत्री हुआ करते थे, राजस्व से संबंधित मामलों के, मतलब कि इनका कार्य होता था आय व्यय का लेखा जोखा। ठीक है, इसके बाद था वाकया नवीस। वाकया नवीस का काम हुआ करता था सूचना, गुप्तचर एवं संधि विभागों का अध्यक्ष। किसका? सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह विभागों का अध्यक्ष, संधि विग्रह, ठीक है, विभागों का अध्यक्ष। इसके बाद ये चिटनिस है। चिटनिस, चिटनिस से मतलब है राजकीय पत्रों को पढ़कर, क्या? राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। ठीक है, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। फिर सुमन, सुमन क्या होता था? विदेश मंत्री, है ना, जैसे आधुनिक विदेश मंत्री जयशंकर, जयशंकर, जयशंकर जी हैं। ठीक है, पंडित राव, ये धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे। धार्मिक कार्य से संबंधित मामलों में इनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। न्यायाधीश, ये न्याय विभाग के प्रधान होते थे। हालांकि अंतिम प्रधान, अंतिम न्यायालय, सबसे बड़े न्यायाधीश तो स्वयं छत्रपति होते थे। ठीक है, लेकिन ये उनके सलाहकार, या ये कह सकते हो कि न्याय विभाग के उनके बाद दूसरे प्रधान हुआ करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं महाराष्ट्र के उस समय के आज हम पढ़ेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी। ठीक, मराठों के अंतर्गत शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे वो संभाजी थे। कौन थे? संभाजी। संभाजी उनके कौन थे? संभाजी शिवाजी के पुत्र थे। और संभाजी ने कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। किसको? कवि कलश को। कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। कवि कलश उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। किसके? निवास इनका था उज्जैन, और हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत के
विद्वान थे, विद्वान थे। इन्हीं कवि कलश को संभाजी ने अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था। ठीक है, कवि कलश संभाजी के प्रधान सलाहकार थे। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। ये तथ्य, अगला तथ्य है, क्या है? मार्च 1689 ईस्वी में, मार्च 1689 ईस्वी में ये मुगल सेनापति थे। कौन? मखर्रब खान। मुगल सेनापति मखर्रब खान। ये मखर्रब खान कौन थे? मुगल सेनापति थे। ठीक है, ये तथ्य है, तथ्यात्मक है। मार्च 1689 ईस्वी में मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में, ये संगमेश्वर एक स्थान है, संगमेश्वर में कवि कलश और संभाजी दोनों छिपे थे। कवि कलश और संभाजी को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। किसने? मुगल सेनापति ने, संगमेश्वर में। ठीक है, संगमेश्वर में कवि कलश और संभाजी को गिरफ्तार करके हत्या कर दी। ठीक, किसकी? कवि कलश और संभाजी को। संभाजी के बाद ये 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। अब चूंकि मर गए थे तो राजा राम को मराठों ने अपना नया छत्रपति बनाया। राजा राम का नए छत्रपति के रूप में, ठीक है, नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। के रूप में राज्याभिषेक किसका? राजा राम का। और कब किया गया? इन्हीं के बाद 1689 में ही, 1689 में 1689, ठीक, इनका राज्याभिषेक किया गया। और राजा राम ने क्या किया कि अपनी दूसरी राजधानी सतारा में बनाई। राजा राम ने सतारा में अपनी दूसरी राजधानी बनाई। कहां पर? सतारा में। सतारा जो है वहीं पर एक स्थान है महाराष्ट्र में। ठीक है, सतारा में अपनी दूसरी राजधानी बनाई। राजा राम को भी मुगलों से संघर्ष करना पड़ा और मुगलों से संघर्ष करते हुए 2 मार्च 1700 में मारे गए। कब? राजा राम 2 मार्च 1700 में मारे गए। कैसे मारे गए? मुगलों से संघर्ष करते हुए राजा राम भी मारे गए। इनको भी मुगलों से संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी, राजा राम की विधवा थी ताराबाई। ठीक है, ताराबाई और उनके 4 वर्षीय पुत्र थे। उनका नाम था शिवाजी द्वितीय।
4 वर्षीय पुत्र का राज्याभिषेक करवाया और मराठा साम्राज्य के छत्रपति नियुक्त कराया। ठीक है, राज्याभिषेक करवाया और मतलब ये राजा राम की पत्नी कौन थी? ताराबाई। ठीक, जब ये मरे तो इनका 4 वर्षीय पुत्र था, 4 वर्षीय पुत्र, इसका इन्होंने राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक, क्योंकि स्वयं राज्याभिषेक नहीं कर सकती थी महिला होने के नाते, तो अपने 4 वर्षीय पुत्र का राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, और वो मराठा छत्रपति बने और उनका क्या नाम था? शिवाजी द्वितीय। ठीक है, शिवाजी द्वितीय किसका नाम था? 4 वर्षीय पुत्र का। और ताराबाई क्या बनी? हाँ, ताराबाई संरक्षिका बनी ना। हाँ, संरक्षिका बनी और वास्तविक प्रशासक। शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका बनी और वास्तविक प्रशासक कौन बनी? ताराबाई हुई। ठीक है भाई, 4 वर्षीय बच्चा तो शासन करेगा नहीं, तो भले ही नाम किसी का रहे लेकिन संरक्षिका ही तो शासन करेगा। तो ताराबाई संरक्षिका बनी, ताराबाई संरक्षिका और वास्तविक प्रशासक। ठीक है, वास्तविक प्रशासक। राज्याभिषेक किसका हुआ था? शिवाजी द्वितीय का। इन्हीं की वास्तविक प्रशासक बनी कौन? ताराबाई। ठीक, ताराबाई वास्तविक प्रशासक संरक्षिका बनी। ठीक है, इसके बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, उस समय साहू किसके कब्जे में थे? अब देखिए यहाँ पर एक ताराबाई क्या है, अपनी पुत्र को मतलब राजा छत्रपति घोषित करके उनका राज्याभिषेक करवा के संरक्षिका बन के शासन कर रही हैं। ठीक है, शिवाजी के उत्तराधिकारी के अंतर्गत आगे 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी साहू को क्या करते हैं? साहू को मुक्त कर देते हैं। जब साहू को मुक्त कर देते हैं तो साहू वापस महाराष्ट्र आता है और महाराष्ट्र में स्थिति क्या थी कि ताराबाई के संरक्षण में शिवाजी द्वितीय छत्रपति बन चुके थे। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोनों के बीच खेड़ा का युद्ध होता है। खेड़ा का युद्ध कब होता है? 1707 में। इस खेड़ा का युद्ध में ताराबाई एवं साहू के मध्य जो खेड़ा का युद्ध होता है, इसमें साहू जी विजयी होते हैं। साहू जी विजयी होते हैं और साहू जी अपना राज्याभिषेक सतारा में करवाते हैं। सतारा में कब करवाते हैं? 22 जनवरी 1708 को। ठीक, और दूसरी तरफ शिवाजी द्वितीय जो जिनकी संरक्षिका ताराबाई थी, ये कोल्हापुर से अपना शासन कार्य करने लगी थी। इस तरह मराठों में 2 केंद्र हो जाता है, एक कोल्हापुर से और दूसरा सतारा से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये समझने योग्य बात यह है कि चूंकि साहू पेशवाओं की सहायता से ये जीतते हैं, है ना, और साहू यहाँ से इसके पहले से ही पेशवाओं का जो पद था वो वंशानुगत था। ठीक, वंशानुगत। आगे से जो पेशवा पद था ये वंशानुगत था ही। आगे से पेशवा का महत्व मराठा साम्राज्य में बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये वंशानुगत पेशवा का पद था। ठीक, तो मराठा साम्राज्य में पेशवाओं का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। ठीक, साहू के नेतृत्व में जो नवीन मराठा साम्राज्य
का वो प्रवर्तक जो हुआ, साम्राज्यवाद आया, उसके प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। ठीक, पेशवा लोग पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। ये पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हुआ था। पहले पेशवा के साथ वंशानुगत हो गया था। ठीक है, वंशानुगत हो गया था। और पेशवा लोग कहां रहते थे? पुणे में। पेशवा लोग पुणे में रहते थे। ठीक, पेशवाओं का शासन, पेशवा लोग पुणे में रहते थे। ठीक है, और 1713 में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। 1713 में। ठीक है, किसको बनाया? बालाजी। पहले सेनाकार्ते पद पर थे, तो फिर इनको बाद में साहू ने पेशवा बनाया। और 1713 में, और 1720 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? पेशवा की। पेशवा मतलब बालाजी विश्वनाथ की। ठीक है, पेशवा की मृत्यु हो जाती है 1720 में। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। 1713 में साहू ने किसको? बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। पेशवा बनाया। और 1720 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1720 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बालाजी विश्वनाथ की। इसके बाद पेशवा कौन बने? पेशवा कौन बने इसके बाद? बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा कौन बने? बाजीराव प्रथम। ये पेशवा बने बालाजी विश्वनाथ के बाद। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम पेशवा बने। ठीक, जब ये पेशवा बने बाजीराव प्रथम, तो मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। जब बाजीराव प्रथम बने पेशवा, बाजीराव प्रथम, तो यहां औरंगजेब के उत्तराधिकारियों का काल शुरू हो गया था ना। तो निश्चित है कि औरंगजेब के समय से ही, उसके बाद से ही पतन के रास्ते पर मुगल साम्राज्य चल पड़ता है। तो जब बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम जब पेशवा बने तो मुगल साम्राज्य क्या हो रहा था? मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। ठीक है, कमजोर हो रहा था, तो बाजीराव प्रथम ने इसका फायदा उठाया। ठीक है, और इन्होंने साहू को उत्साहित किया और उनसे कहा कि हम इस पुराने वृक्ष के खोखले के तने पर प्रहार करें, शाखाएं स्वयं गिर जाएंगी। इसने क्या कहा? साहू को उत्साहित किया और कहा कि हम पुराने वृक्ष के तने पर प्रहार करें, तने पर प्रहार करें, शाखाएं स्वतः गिर जाएंगी, शाखाएं स्वतः गिर जाएंगी। ठीक है, ये उत्साहित किया इनको कि सीधे अब इन पर प्रहार करने का समय आ गया है। ठीक है, इसने कहा कि हमारे प्रयत्न से मराठा का पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगा। कहां से? कृष्णा नदी से अटक तक। ठीक है, अटक मतलब हाँ, अटक मतलब पश्चिमोत्तर भाग,
और कटक तो आपको पता ही है, कटक उड़ीसा में है ना। तो ये इनको उत्साहित किया और फिर साहू ने क्या कहा कि हम निश्चित रूप से हिमालय पर अपना झंडा गाड़ देंगे, ठीक है, निसंदेह आप योग्य पिता के पुत्र हैं। किसने कहा? साहू ने कहा। फिर इसके बाद युद्ध हुआ, पालखेड़ा का युद्ध, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जब बाजीराव प्रथम पेशवा बने तो उन्होंने साहू को उत्साहित किया और साहू ने भी उनको उत्साहित किया और उनकी योग्यता को बताया कि आप भी योग्य हो और हम ऐसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ? पालखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध, ठीक, पालखेड़ा का युद्ध ये 7 मार्च 1728 कब हुआ? 7 मार्च 1728 को, 7 मार्च 1728 को पालखेड़ा का युद्ध हुआ। इसमें बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। किसके बीच हुआ? बाजीराव प्रथम, दूसरे कौन थे? निजामुल मुल्क, बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ। इसमें निजाम की हार हुई, निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि हुई, ठीक है। किसकी हार हुई? निजाम की हार, और यहां पर मुंगी सिवा गांव की संधि हुई, ठीक है। यहां पर बाजीराव प्रथम जीत गए, अर्थात मराठे जीत गए थे, ठीक। इसके बाद दिल्ली पर आक्रमण भी किए पेशवा बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन? पेशवा बाजीराव प्रथम। ये क्या थे? इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। ये पहले व्यक्ति थे पेशवा बाजीराव प्रथम जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया, ठीक है, जिसने 29 मार्च 1737 को, ठीक है, 29 मार्च 1737 को, 29 मार्च 1737 को पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया। और स्थिति क्या हो गई? उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने को तैयार हो गया था। कौन? मुगल बादशाह दिल्ली छोड़ने को तैयार हो गया, था, ठीक है। मुगल बादशाह कौन था उस समय? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह मुगल बादशाह था उस समय। मुगल बादशाह उस समय मोहम्मद शाह था, ठीक है। तो ये पेशवाओं की यहीं से शक्ति बहुत बढ़ जाती है और आगे चल के ये जो छत्रपति होते थे वो केवल नाम मात्र के छत्रपति होने लगे और वास्तविक सत्ता किसके हाथों में होने लगी? पेशवा के हाथों में। और पेशवा योग्य और शक्तिशाली भी थे, ठीक है। और इन्हीं पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य एक बार फिर अपनी चमक बिखेरा, ठीक है। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक एक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित हुआ था। कौन? बाजीराव प्रथम। ये एक मूवी भी बनी है इसका, दीपिका पादुकोण इस पर वो की, मस्तानी नामक,
ठीक है। बाजीराव प्रथम किसके नाते चर्चित हुआ था? एक मस्तानी नामक महिला के संबंध होने के कारण भी चर्चित रहा था। ठीक। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। ठीक है। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बने। इसी 1740 में बालाजी बाजीराव क्या बने? पेशवा बने। ठीक है। बालाजी बाजीराव पेशवा बने और वर्णा की संधि में इसके बाद एक संधि हुई जिसका क्या नाम था? वर्णा की संधि। वर्णा की संधि में क्या हुआ? संभाजी द्वितीय ये राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न थे। मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी शासन करेंगे और उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सतारा है उस पर कौन? साहू शासन करेंगे। ये वर्णा की संधि में ये व्यवस्था थी, दी गई थी। वर्णा की संधि जो हुई थी तो उसमें साहू कहां करेंगे? साहू सतारा पर और राजा राम कहां करेंगे? साहू सतारा पर। और राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न कौन थे? मराठा राज्य के दक्षिण भाग जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी वहां पर शासन करेंगे। ठीक। कोल्हापुर से। ठीक है। कौन? वही शिवाजी द्वितीय जो सब बने थे, है ना? ये वहां से शासन करेंगे और उत्तरी भाग की राजधानी जिसकी सतारा राजधानी थी वहां से साहू करेंगे। फिर संगोला की संधि किससे संबंधित थी? संगोला की संधि पर भी क्वेश्चन आते हैं। बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच हुई थी। बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के मध्य बालाजी बाजीराव, संगोला की संधि बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के मध्य ये संधि हुई थी। इसके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। इसी संगोला की संधि के अनुसार इसका मराठा का वास्तविक कौन? मराठा का संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। वास्तविक नेता पेशवा बन गया मराठा संगठन का। ये ध्यान देना है ये कि संगोला वर्णा की संधि में क्या हुआ था? साहू सतारा से करेंगे शासन और कोल्हापुर से वो लोग करेंगे जो इनके शिवाजी द्वितीय और जैसे राजा राम के बाद जो राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी जो विधवा पत्नी ताराबाई थी ये सब कोल्हापुर से। ठीक है। और संगोला की संधि में ये निर्णय हुआ कि ये बालाजी और राजा राम द्वितीय के मध्य हुआ था जिससे मराठा संगठन का वास्तविक नेता कौन बना? पेशवा बन गया। ये संधि इससे संबंधित थी। और इसके बाद है सूरत की संधि। कौन सी संधि? सूरत की संधि में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया तथा युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का भी वचन दिया। किसको? रघुनाथ राव। ये हुआ कि रघुनाथ राव
को सैनिक सहायता देंगे, सैनिक सहायता देंगे। कौन देगा? अंग्रेज। ठीक। और युद्ध के बाद रघुनाथ को पेशवा बनाएंगे। ठीक है। किसको? रघुनाथ राव को। इन्हीं को युद्ध के बाद पेशवा बनाया जाएगा, बनाया जाएगा। ये हुआ था सूरत की संधि में। ठीक है। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बालाजी बाजीराव को, किसको? बालाजी बाजीराव, बाजीराव को नाना साहब, नाना साहब नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। ठीक है।